मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान और दुनिया भर को बहुत से चैलेंजेस का सामना है और ये तमाम चैलेंजेस पर बात करने के लिए आज हम रूडा में मौजूद हैं और रूडा के मुंतज़मीन से जानते हैं कि ये किस हद तक क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहा है और इससे निजात किस तरह से हो सकती है। आइए बात करें। जी तो नाजरीन, जैसे कि हम रूडा में मौजूद हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से रूडा क्या काम कर रहा है, उसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियाँ इस हद तक बढ़ रही है, क्या रूडा का भी कोई किरदार है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मिस आहद यूसुफ खान मौजूद हैं, जो कि हेड करती हैं क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट को। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हर साल कोई ना कोई काम ऐलान हो जाता है इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये करने जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐलानात ही रहते हैं। क्लाइमेट की जो हालात हैं वो हर साल बद से बदतर होते जा रहे हैं। वजूहात क्या हैं? क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ आपको पता है कि ये सारी दुनिया फेस कर रही है। हमारा अगर हम जीएचजी एमिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान का कोई बहुत ज़्यादा किरदार नहीं है कि वो एमिशंस बहुत ज़्यादा हमारी वजह से बढ़ नहीं रही, लेकिन इसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है वो पूरे पाकिस्तान पे है और ख़ास तौर पे पंजाब में। और अगर रूडा की बात की जाए, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आपको पता है वो सबसे ज़्यादा इसके जद में है, यानी फ्लड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी कोई सैलाब, अल्टीमेट क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा बारिशें हों, सैलाब आए, तो वो सैलाब कई अदवार से, कई दौरों से आ रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट जो सबसे ज़्यादा असर हुआ के आने के बावजूद भी इस बार सैलाब आया। तो बिल्कुल देखें, ये नहीं होता कि रूडा आया है तो बारिशें बंद हो जानी है। ऑब्वियसली ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें बढ़नी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात होगी कि ऑलरेडी एक अथॉरिटी मौजूद है जो कि उन सारे इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर सकती है। उसको, जैसे ये फ्लड है, उसका हमने सद्देबाब किया, उसके लिए हमने फ्लड एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं साइडों पे, ये इस अथॉरिटी की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही बना रहे हैं। और बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में आता है कि हमने क्लाइमेट रिजिलियंट एक स्ट्रक्चर बनाया है कि उससे महफूज रहेंगे। ये हमने तो रूडा के उधर ऑन साइट जाकर देखा है, वहाँ पर जिस तरह से रूडा काम कर रहा है। मेरे ख्याल है कि प्रोजेक्ट काफी लंबा है, अभी पूरा होते होते शायद 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली कोई एक रात में कोई चीज़ नहीं हो जाती। कोई भी अगर आपने चेंज लेके आनी है, कोई बड़ा काम करना है, वो नहीं हो जाता। लेकिन आप देखें कि चीज़ें वो जो सालों लगते थे डिपार्टमेंट्स को काम करने में, वो अब महीनों में हो रहे हैं और रूडा इस पे अमल दरामद कर रहा है। ये बांध इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा। ये क्लाइमेट अडेप्टेशन में है और हम क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन, जो कि एमिशन रिडक्शन पे बहुत काम कर रहे हैं। एमिशन रिडक्शन का सबसे बड़ा एक मिसाल जो है महमूद बूटी है। महमूद बूटी जिसको हमने कैपिंग किया, मतलब एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, तकरीबन 13 मिलियन टन का कूड़ा था, जिसका कोई समझ नहीं आ रही थी कि उसको कोई रिप्लेस करें, उसको लेके जाएं, कहाँ मूव करें। हाँ, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, उसके ऊपर भी बता रहे थे केमिकल प्रोड्यूस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको एक, हाँ, उसकी एक डीकम्पोजिशन होती है प्रॉपर, उसका वेस्ट जो है वो डीकम्पोज होता है, लीचेट बनता है और गैसें बनती हैं जो कि हवा में, उसी को ही जीएचजी एमिशन मीथेन प्रोडक्शन है, जिससे वो फ्यूम्स देखे गए थे थ्रू नासा भी, और ओजोन लेयर को अल्टीमेटली वो डिप्लीट करते हैं, जिससे वो एक सबब बनता है क्लाइमेट चेंज का, बारिशें ज़्यादा होती हैं। या अच्छा, जो अभी जो पहाड़ नजर आते थे महमूद बूटी पर, क्या वो हमेशा के लिए दफन हो गए? ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उसको एक उस पर मट्टी डाल के, उस पर HDP, डिफरेंट लेयर्स, स्टोन्स की लेयर्स, एक पूरी इंजीनियर डिज़ाइन कर दिया उसको। उसके बाद अब हम उस पर प्लांटेशन करने लगे और फिर हम उस पर सोलर पैनल का एक 5 मेगावाट का लगाएंगे, पूरा एक पैनल डिज़ाइन किया हुआ है जो कि ऑलरेडी 5 मेगावाट का। हम जो 5 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी वो कहाँ पर इस्तेमाल होगी? रूडा के अंदर इस्तेमाल होगी? वो हम इर्द गिर्द जो नियर बाय इंडस्ट्रियल एरिया है, जो अराउंड द सिटी एरिया है, वो हमने एक प्लान किया है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये तो ये अच्छी बात है। और वहाँ पर महमूद बूटी में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रैक डाउन किया, जो वहाँ पर फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको बताया कि ये जो SOPs हैं इसको फॉलो करना है, जो नहीं फॉलो कर रहे थे उनके खिलाफ प्रॉपर क्रैक डाउन। एग्जैक्टली, आपने देखा होगा कि रूडा की पूरी सारी इंडस्ट्रीज, आधी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज कह सकते हैं कि उसमें
बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्रीज थी। AQI इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो यहाँ पे ज़्यादा कर रही थी वो टायर जलाने और बाकी इस तरह के जो फ्यूल जो कि अच्छा इस्तेमाल नहीं होता वो वाली थी। अभी किस हद तक आपने अचीव कर लिया ये अपना टारगेट? उसमें हमने हमारे डेली ऑपरेशंस होते हैं, हमारी एनवायरनमेंट की जो टीम है, इंस्पेक्टर्स हैं, वो डेली जाते हैं और सारी इंडस्ट्री को देखा जाता है। इस अमल के साथ हमने सिर्फ एक बंद करने वाली टेक्निक नहीं अपनाई, इसको हम रीवैम्प भी कर रहे हैं। उसमें रिसोर्स एफिशिएंट क्लीनर प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं, स्क्रबर्स हैं, ऑन सोर्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने सजेस्ट किए हैं और इस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री जिससे धुआं कम पैदा होगा, AQI बेहतर होगा हमारा। आप कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम्स के मतलब जिक्र कर रही थी, वो क्या है, किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? वो महमूद बूटी को ही हमने जब ये कैपिंग की, अंदर ऑब्वियसली गैसेस तो हैं, वो पहले डिप्लीट होकर माहौल में जा रही थी, वो सारा जो माहौल को खराब कर रही थी। अब उसको हमने वो मीथेन कैप्चर करेंगे। जब हमने कैप कर दिया तो ऑब्वियसली गैसेस तो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हमने नेटवर्क सिस्टम से वेल्स लगा के कैप्चर करेंगे एंड देन फ्लेयर करेंगे उसको। फ्लेयर करके मीथेन को एक लेस टॉक्सिक CO2 में कन्वर्ट करके तकरीबन 1 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करेंगे। लाइक कार्बन क्रेडिट हम मतलब बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे वेरा है और डिफरेंट एजेंसीज हैं, उनके थ्रू हम रजिस्टर कराएंगे। और उसके लिए हमने उन ममालिक में से हैं जो कि बहुत कम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम क्लाइमेट को बहुत कम नुकसान दे रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए काम काफी ज्यादा कर रहे होते हैं। जिस हवाले से हम कम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं कि बाकी इस तरह के मामला की निस्बत हम काम ज्यादा कर रहे हैं। तो दुनिया क्यों हमें नजरअंदाज कर रही है कि हम इतना ज्यादा काम कर रहे हैं? फायदा तो पूरी दुनिया का है, हमें ना पूरी दुनिया से फंडिंग होती है इसके लिए, अपने हम फंड इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया उसके लिए उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, हमारे टारगेट्स तो है ना NDCs के तहत हमारा एक टारगेट है कि हमने 35% जो है कंप्लाइंस में और 15% जो है वो नॉन कंप्लाइंस में, मतलब वो करना है हमने ऑलरेडी NDCs की मद में। तो हमें NDCs को तो फुलफिल करना है। एक तो वो हमारे ऊपर एक मैंडेटरी पार्ट है 35 और 15 वाला, कि इतने % हमने इंटरनल फंडिंग से और जो 15% हमारी इंटरनल है और 35% जो एक्सटर्नल फंडिंग से हमने उसको लाजमी पूरा करना है। NDCs का टारगेट है कि इतनी एमिशंस हमारी जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं ओवरऑल दुनिया में, उसको हमने पार्ट अपना प्ले करना है। तो एक तो उसके लिए हमें ये ज़रूरत है NDCs के नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उसके लिए हमारे UNFCCC एग्रीमेंट, हमने पेरिस एग्रीमेंट का हम भी पार्ट हैं, तो हमने वो साइन किया हुआ है। तो अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि हर साल जब सर्दियाँ आती हैं तो हमें देखने को मिलता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद इस साल स्मोक पहले साल की निस्बत थोड़ी सी कम थी, ज़्यादा तो बेहतरी नहीं आई, लेकिन पहले की निस्बत थोड़ी कम थी। इसकी क्या वजूहत है? क्या हम अपने टारगेट की जानिब रवादवा हैं? AQI बेहतर था। एक तो नेचुरली जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो इम्पैक्ट करता है ये स्मोक पे, एक तो उसकी भी एक बड़ी वजह थी कि टेम्परेचर डिफरेंस, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है, कभी इम्पैक्ट ज़्यादा है। दूसरा इसका मेजर जो फैक्टर होता है स्मोक का, वो है अराउंड दी जो हमारी सराउंडिंग नेबर कंट्रीज़ हैं। एक तो नेबर कंट्रीज़ जो हैं उनका भी उस तरफ से भी हवाएं जो हैं, उन्होंने भी एक जिसे कहते हैं ना कि लकीली साथ दिया, वो बहुत काम कर रहे हैं। इंडिया इस पे बहुत काम कर रहा है। बांग्लादेश इंडो गजेंटिक एक प्लेन है जो एक एरिया में वो सारी वो एयर ट्रैप होती है और वो एयर आती है तब पाकिस्तान की तरफ मूव होती है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है जिससे ये हवा जो है हमारी जो AQI है उस ख़राब होता है। तो एक तो वो विंड डायरेक्शंस का भी रोल था। तीसरा सबसे बड़ा, एक आपको पता है कि हुकूमत ने दीज जो मिस्ड गन्स जो हैं वो उसकी एक अडॉप्शन की, उसमें विजिबिलिटी बड़ी क्लियर हो जाती है कि जब नीचे से एक डस्ट पार्टिकल्स जाके वो हवा में मुअल्लक हो जाते हैं और उससे टेम्परेचर ग्रेडियंट के तहत वो एक ख़ास हद तक ख़ास जगह पे जाके वो पार्टिकल विजिबिलिटी को स्मोक से इतना ज़्यादा फायदा हो जाता है। और उससे मिस से जो है वो जो है कि तो नहीं विजिबिलिटी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है
उन इलाकों में ज़्यादा मुफीद होता है। हाँ, लेकिन उससे फ़र्क तो पड़ता है, जैसे 20-30% है अगर वहाँ पे मिस्ट नहीं रहती हवा में, जैसे बारिश होती है, ये इक्विवेलेंट टू दैट है ना कि बारिश हुई तो हवा क्लियर हो गई। लेकिन वो ये कह सकते हैं अल्टीमेटली ये बहुत लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं देता। ये शॉर्ट टर्म तो कह सकते हैं इसको, लेकिन लॉन्ग टर्म टेक्निक नहीं है ये शॉर्ट टर्म है। इस इन हालात के बाद जो हाँ। AQI हमारा इंडेक्स इस हद तक बढ़ गया है, अगर अब रेन होती है, बारिश होती है, तो ये जो रेन होगी क्या एसिड रेन होगी या नॉर्मल होगी? नहीं, ये देखें इसमें ये तो फैक्टर है कि इसमें टॉक्सिसिटी तो है, जो हवा की टॉक्सिसिटी है। एक इनिशियल जो जब एक सडन बारिश का लेवल है तो उसमें प्रॉपर एसिड रेन नहीं, लेकिन जो भी केमिकल है ऑब्वियसली वो ज़मीन पे आएंगे तो जो इनिशियली, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक सेटल हो जाता है। वैसे नुकसानदेह है ये वाली रेन भी जो अभी होने जा रही है? नुकसानदेह हाँ जी, कह सकते हैं कि नुकसानदेह है, क्योंकि वही जो टॉक्सिक केमिकल्स ऊपर जाके हवा में मौलक हो जाते हैं और वही बारिश की सूरत में होते हैं, तो वो कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो बारिश होने वाली है ये भी यकीनन नुकसानदेह बारिश होगी। अगर इस बारिश के अंदर जो लोग इससे मुस्तफीद होना चाहते हैं तो यकीनन मुस्तफीद नहीं हो पाएंगे, उन लोगों को भी नुकसान हो सकता है। खैर, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बात जारी रहेगी लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूडा में मौजूद हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मिस अहद यूसुफ खान मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। मिस, ये बताइएगा कि ज़ीरो नेट सिटी ये क्या चीज़ है? जी, नेट ज़ीरो सिटी बेसिकली ये इसको अगर मैं लेमन टर्म में बताऊं तो अगर हम फ़र्ज़ करें 1 मिलियन टन ऑफ एमिशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसी को ही हम बैलेंस करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें 1 मिलियन टन ऑफ एमिशंस जो हैं उसको उनको रिड्यूस किया जा सके। तो वो बेसिकली एक नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके अल्टीमेटली नेट ज़ीरो बन जाता है। तो उसे कार्बन न्यूट्रल कह सकते हैं। हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं, नेट ज़ीरो सिटी की तरफ जा रहे हैं। रूडा का इटसेल्फ तो इससे पहले रूडा की तर्ज पे कोई दूसरा शहर प्लान नहीं किया गया। फर्स्ट प्लान सिटी इन पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, हम नेट ज़ीरो कॉन्सेप्ट पे इसको प्लान कर रहे हैं कि इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सबसे पहले अवॉइडेंस की तरफ जाएंगे कि अवॉइड करेंगे कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें उस अवॉइड टेक्निक को करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशंस को, GHG एमिशंस को। फिर उसके बाद है मिटिगेशन है, फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ फिर हम ऑफसेट करेंगे, हम कार्बन सिंक्स करेंगे, जो कार्बन है वो जीरो हो जाएगा। जी, एट द एंड जो नेट ज़ीरो है कि ये तमाम जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके लाइक ग्रीन स्पेसेस, ग्रीनरी, फॉरेस्ट्री और मीथेन कैप्चर से हम इसको कार्बन न्यूट्रल या अल्टीमेटली नेट ज़ीरो की तरफ ले जाएंगे। इसके लिए क्या क्या तरीकाकार है? एक तो आप ग्रीनरी पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा भी कोई तरीकाकार है? हाँ, ग्रीनरी देखिए प्रोजेक्ट्स है ना डिफरेंट। हमारा जैसे मेरा पूरा एक शहर है रूडा का, उसमें प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमारा जो सेक्टर है वेस्ट सेक्टर है। वेस्ट सेक्टर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहले मैंने आपको बताया महमूद बूटी प्रोजेक्ट है। उसकी तकरीबन हम 10 लाख टन जो है कार्बन क्रेडिट जो है एमिशंस जो है वो रिडक्शन कर रहे हैं। मीथेन को अल्टीमेटली हम CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तो महमूद बूटी हो गया। जो दूसरे नंबर पे है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन जो मटेरियल है, एमिशंस उसकी भी हैं, GHG एमिशंस हैं, उसको उसकी एमिशंस भी एक हमारी बेसलाइन सेट हो रही है। हमने एक बेसलाइन एमिशंस की सेट करनी है कि इनिशियल कितनी है बिफोर कंस्ट्रक्शन। हम क्योंकि पूरी एक हमारे बहुत बड़े लेवल की कंस्ट्रक्शन होंगी, तो इसमें बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या एमिशंस है, फिर आफ्टर जो है उसकी क्या एमिशंस होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके लिए आप EP के साथ काम करते हैं या आप इंडिविजुअल काम करते हैं? देखिए EP अपना काम कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम करें। मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस तरह से फास्ट ट्रैक नहीं, लेकिन हमारा जो CEO साहब का एक विजन है, वो चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो टाइमलाइन के मुताबिक हों, फास्ट ट्रैक हों। और तो EP फास्ट ट्रैक नहीं है?
नहीं, ये मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि वो फास्ट ट्रैक, ऑब्वियसली इस वक्त तो ईपीए बहुत एक्टिव है एंड दे आर डूइंग देयर वर्क, पर हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है, कार्बन क्रेडिट की फील्ड में अभी किसी ने काम नहीं किया, तो इसलिए सबसे पहले हम पूरे पाकिस्तान में भी किसी ने काम नहीं किया। उस पे डेल्टा ब्लू कराची में सिंध का प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और लेकिन बाकी पंजाब में आप पहले, हाँ, पंजाब में ये जो कि G2G जो कि आर्टिकल 6.2 के अंडर हमने पहला LOI लिया है महमूद बूटी पे, तो ये हमारा फर्स्ट है प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक प्रोजेक्ट है जिसको हम इंटरनेशनल वेरा में लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब पहला हमने LOI क्लाइमेट पे जी इस हवाले से काफी बात करी, लेकिन अब आगे गर्मी आने लगी है और गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा हीट वेव के प्रॉब्लम्स रहते हैं। हमें लगता है कि हीट वेव इतनी ज्यादा हो जाती है, लोग बीमार होने लग जाते हैं, इवन जो कैजुअलिटीज भी होने लग जाती है। तो हर साल बढ़ रही है हीट वेव, उसकी क्या वजूहात होती हैं और किस तरह से उसको कम किया जा सकता है? नहीं, इस साल ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज क्योंकि हर साल जा रहा है, तो वो ये अब ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, हीट वेव ज्यादा ही होगी। इसको किस तरह से काबू किया जा सकता है? आप क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर? हीट वेव का अल्टीमेट वही GHG एमिशंस है कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती है विद दीज एमिशंस, ये जो GHG एमिशंस है, तो हम ऑब्वियसली इन एमिशंस को अपने तौर पे जो एज ए रूडा सिटी जो हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो हम। अच्छा, एक और बात निकली थी कि ये सोलर पैनल जितने लगाए जा रहे हैं इसकी वजह से ओजोन लेयर पे फर्क पैदा होता है, क्लाइमेट चेंज इससे बढ़ता है, क्या वाकई ऐसा कुछ है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टेक्निक्स पे कि नहीं, ऑब्वियसली वो जो अल्टीमेटली एमिशंस हैं वो सबसे ज़्यादा हाइड्रो की कैलकुलेट की जाती हैं कि हाइड्रो पावर से जो एमिशंस हैं वो भी एक फैक्टर है, तो उसका अल्टीमेटली ओजोन लेयर पे इम्पैक्ट होता है। फिर ये जो नेचुरल रिसोर्स, मतलब हम इसको सनलाइट को यूज़ करते हुए ये रिन्यूएबल या क्लीन एनर्जी है, तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जिससे क्लाइमेट चेंज पे इसका फर्क पड़ता है क्योंकि एमिशन रिडक्शन है ना, ये क्लीन एनर्जी है। हाँ। अगर सोलर्स होंगे तो क्लाइमेट तो फिर उससे ज्यादा इम्प्रूव खराब होंगे। नहीं, सोलर जितने ज्यादा होंगे हालात बेहतर होंगे क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि एमिशन रिडक्शन है, ये क्लीन एनर्जी है, क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इससे भी GHG एमिशंस पे फर्क पड़ता है। अगर पूरे पाकिस्तान को सोलर पे ट्रांसफर कर दिया जाए तो हमारे क्लाइमेट चेंज के हालात आज से बेहतर होने वाले हैं, बहुत बेहतर होने वाले हैं, ओवरऑल ग्लोबल सतह पे बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, और ये जो अब आप रूडा बना रहे हैं, रूडा के ऊपर कुछ घर भी बनना शुरू हो गई है, उनके हवाले से क्या रूडा ने कोई काम किया? उनके जो क्लाइमेट के हवाले से तो पूरे पाकिस्तान पर काम होगा, अब वेदर तो उनका भी होता है साथ, यानी कि पानी का खतरात होते हैं हमेशा, उसके लिए भी रावी के ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग। क्या क्या काम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों के घर वगैरह बन गए? रिहेबिलिटेशन पे हमारा डिपार्टमेंट है, CSR डिपार्टमेंट है, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बहुत ज़्यादा काम किया उसने रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके लिए पानी साफ होगा। हम अल्टीमेटली जो हमने प्लान किया है, हमारी प्लानिंग में है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, बायोगैस है, डाइजेस्टर्स हैं जो कि हम लगाएंगे कॉडंग। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो रूडा के ख़ास तौर पे गांव हैं, रूडा के 64 विलेजेस के लिए हमने एक पूरा प्लान किया है। एक सबसे पहले जो बड़ी मिसाल है नथ विलेज की, वो हमारे लिए एक वो आपने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। एग्जैक्टली। बाकी बस बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी वक्त दिया और काफ़ी चीज़ों पर हमने डिस्कशन कर ली है, और आखिर में यही चीज़ नज़र आती है कि रूडा क्लाइमेट चेंज और वेदर के लिए काफ़ी हद तक काम कर रहा है और इसके नताइज इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्दी नजर आएंगे, बहुत जल्द नजर आएंगे। बाकी बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रूडा में मौजूद हैं और रूडा के जो फेज़ 3 के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एहसन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने पहले साइट को विजिट किया फेज़ 1 में, वहाँ पर देखा कि रूडा काफ़ी काम कर रहा है, सैलाब से बचाया भी गया, वहाँ पर एक गाँव था उसको महफूज किया गया। अब फेज़ 3 में क्या क्या होने जा रहा है?
जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं आपको सामने फ़ेज़ 3 के ऊपर जो रूडा ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के ऊपर काम किया है, उसको आपके सामने पेश करूं और सबको पता चले कि रूडा ने सिर्फ फ़ेज़ 1 पे ही काम नहीं किया, बल्कि उसको फ़ेज़ 2 एंड 3 के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। फौरी तौर पे इसके अंदर हमने अपना सबसे पहले एम्बैंकमेंट का काम स्टार्ट किया है। इसको हमने डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड किया हुआ है काम को, क्योंकि रूडा की लेंथ 46 किलोमीटर है और एक ही गो में ये सारा काम फिर हमने डिफरेंट डिवीजन किया है इसकी। हर 4 to 5 किलोमीटर का हमने एक पैकेज बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस वक्त हमने M2 के राइट साइड को जो उसका नाम दिया है वो पैकेज 16 है। पैकेज 16, ठीक है जी, ये 5 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। इसके ऊपर हमने, और आप पैकेज 16 पर काम कर रहे हैं? हाँ, इस वक्त पैकेज 16 पे कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट जो पैकेज है वो पैकेज 17 है। ओके, उधर भी काम चल रहा है, ठीक है। दोनों तरफ, यानी कि M2 ब्रिज के राइट और पैरेलल लेफ्ट साइड पे काम चल रहा है। जो हमने 1 किलोमीटर का कॉरिडोर है पानी के लिए, जहाँ से अच्छा, हमारा आम आवाम के लिए बता दें ये जो आप काम कर रहे हैं काम क्या है, किस तरह से महफूज किया जा रहा है जो इर्द गिर्द के गाँव में? ये अभी जैसे 2025 का फ्लड था, इसके अंदर सबने देखा कि अगर एम्बैंकमेंट रावी के गिर्द नहीं बनेंगे तो लाहौर शहर को बहुत ज़्यादा खतरा लाहिक होगा। क्योंकि जब अभी तो पानी 2,20,000 क्यूसेक तकरीबन आया था, और अगर इससे ज़्यादा पानी आता है तो बहुत ज़्यादा डैमेजेस होंगे, प्रॉपर्टी के, लोगों की जान के, मवेशी, फसलें, बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। तो ये जो हम काम कर रहे हैं इसका बेनिफिट ये है लोगों को कि इसके बाद पानी जिस लेंथ में एम्बैंकमेंट बन जाएगा उसके बिल्कुल एडजेसेंट एक हम बिल्कुल न्यू सिटी आबाद कर सकते हैं, और ये पानी ओवरटॉप होकर ब्रीचिंग हो गई या किसी भी जरिए से उस इलाके तक नहीं जाएगा, और ये सेफ रहेगा? ये बिल्कुल सेफ रहेगा। इसका हमने प्रॉपर डिज़ाइन करवाया है, जियोटेक इंजीनियर्स ने, डैम डिज़ाइन इंजीनियर्स ने इसकी एम्बैंकमेंट का डिज़ाइन किया है। इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि अभी हम 195 फीट अप्रॉक्सीमेट, आप कह लें 200 फीट की विड्थ की एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। इसके अंदर कितने क्यूसिक का रेला गुजरे तो महफूज रहेगा? इसके 2 फेज हैं हमारे प्रोजेक्ट के 2 फेज हैं। एक है लोअर प्रोमिनेंट और सेकंड वन इज अपर प्रोमिनेंट। जो अभी हमारा डिजाइनर, अगर मौके के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, अगर 2,25,000 क्यूसेक का पानी आता है, इवन के 2.5 लाख का आ जाता है, फिर भी 5 to 10% हम कुछ रखते हैं। अगर 2.5 लाख क्यूसेक का भी पानी आता है तो बहुत ईजीली यहाँ से पास कर जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 2025 में 2,20,000 का रेला आया था, जिससे सारा इनंडेशन हो गई थी, सारे गाँव उसके साथ काफ़ी पानी आबादियों में आ गया था। और ये था एक यहाँ पे इलाका तलत पार्क के अंदर काफ़ी पानी आया, फिर ये इस तरफ राइट साइड के ऊपर जो आबादी है यहाँ पे पानी आ गया था। तो हमने ये पार्क है वो तो डूब गई थी, वो तो पूरे वो उसके ऊपर रूडा ने अपना पैकेज 19 प्रपोज किया हुआ है। वो अलहदा से एक पैकेज हमने बनाया जिसके पर हमारी कंट्रैक्टर की सेपरेट टीम आके लगेगी। ओवरऑल काम तो सारे हमारे FWO ही कर रहे हैं, उनको हमने सारे काम के टेंडर्स कर दिए हुए हैं, और जैसे जैसे हमारी वो एक्सेस बन रही है साइट के ऊपर हम सारे काम अपने। अच्छा, यानी 2.5 लाख का रेला गुजरे तो इर्द गिर्द के लोगों को पता भी नहीं लगेगा, बल्कि वो एक पिकनिक स्पॉट बनेगा। अच्छा, हाँ, वो एक पिकनिक स्पॉट बनेगा, उसके ऊपर लोग अपने साइट्स के ऊपर वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, इवन के वहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। जैसे लाहौरी शकीन होते हैं हमेशा जहाँ से रेला गुजरता है देखने आते हैं, सैलाब आया लाहौर। हाँ जी, लाहौर ने पिकनिक स्पॉट होगा, प्रॉपर होगा। और लाहौर ने रावी को इतना मिस किया कि लाइक 2025 के इस फ्लड के अंदर इवन रेस्क्यू की टीमें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें ब्रिजेस को खाली कर रही थी कि आप इसके ऊपर काइंडली खड़े ना हों, कोई छलांग ना कोई लगा दे, कोई अंदर स्विमिंग के तरीके में ना बच्चा चला जाए। तो वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे कि वो खाली नहीं कर रहे थे, वो पानी को इतना पसंद इस व्यू को कर रहे थे। तो लेकिन उसके अंदर एक ख़तरा था कि पानी किसी टाइम भी ज़्यादा आता है तो किसी आबादी में ना चला जाए। जब हमारे एम्बैंकमेंट बन जाएगी रूडा के, फिर इस तरह का कोई ख़तरा नहीं होगा, और आप इसको ऐसा एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इंजॉयमेंट, ये सारी चीज़ें सैरो तफरीह के मुकाम में तब्दील किया जाएगा। बिल्कुल इस तरह, यानी कि डरने की जरूरत नहीं होगी, फिर तो खुशी का मुकाम होगा जब रेला गुजरेगा, लोग देखने आएंगे। बिल्कुल, बल्कि रेला के गुजरेगा, हम रेले का भी इंतजार नहीं करेंगे, हम उससे पहले इसमें झीलें बनाएंगे, लेक्स बनाएंगे। हम इस रावी के अंदर, हमारा ये प्लान है कि दोनों तरफ से हमारी जब एम्बैंकमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसके दरमियान एक इनलाइन स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना के, हम लोग अब क्यों एक फ्लड के इंतज़ार करें कि एक फ्लड आएगा तो हम रिक्रिएशन एक्टिविटी या कोई एक अच्छा सीन या एक पिकनिक कर सकते हैं। उनके लिए तो हम 24 आवर ये स्पोर्ट्स ओपन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और पानी हमारे पास सेफ भी रहेगा? पानी सेफ रहेगा, जो उसको पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है? यस, बिल्कुल। ठीक है, और उस पानी से क्या हम बिजली भी बनाएंगे या सिर्फ उसको पहले? अभी हमारा पहले फेज के अंदर तो स्टोरेज है, और सेकंड उसके बाद हमारे
डिफरेंट इसके ऊपर हम मजीद स्टडीज़ कर रहे हैं। अच्छा, बाकी ये जो रेला है ये 2 लाख 2.5 लाख से अगर इंक्रीज होता है तो उसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल। वेलकम बैक नाजरीन, एहसन अली साहब मौजूद हैं और हम जान ये रहे थे कि रूडा किस तरह से शहर को महफूज कर रहा है। अब एहसन साहब ये बताइएगा कि 2.5 लाख का रेला तो चले गुजर गया तो लोग तफरीह के लिए आएंगे, और कभी ऐसा हुआ कि रेला 3, 4 या 5 लाख तक चला गया, फिर क्या होगा? अभी तो रूडा हमेशा से यही बात कर रहा है कि हम तो 50 साल या 100 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि रेला 4-5 लाख पे चला गया, फिर तो नुकसान नहीं होगा शहर को? हाँ, इसके ऊपर हमने अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को इस तरह डिवाइस किया कि स्टार्टली हम लोअर प्रोमिनेट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2.5 लाख के लिए है। ठीक है। इसके पैरेलल ही हमारी एक्टिविटी हो जाएगी जो इस रिवर बेड में से सैंड को रिमूव कर रहे हैं, और सैंड माइनिंग डिपार्टमेंट वो एक्सकेवेशन करते हैं पूरे लाहौर शहर के लिए, जो रेत चाहिए, मिट्टी चाहिए, जो हमारी एम्बैंकमेंट के लिए चाहिए, तो उससे हमारी वाटर डेप्थ और इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे और ऐसा ऐसा होती रहेगी, वो होती रहेगी। एक ये सोल्यूशन है। उसके बाद सेकंड सोल्यूशन, हमने सेकंड फेज के अंदर लेके जाना है, अपना अपर प्रोमिनेट भी बनाना है। हमने इसकी मजीद इंक्रीज भी करनी है हाइट, और इसकी डेप्थ भी इंक्रीज करनी है। डिफरेंट कंस्ट्रक्शन की हमारी दोनों तरह से बढ़ाया जाएगा, दोनों तरह से बढ़ाया जाएगा। अभी क्यों हम वो 2.5 लाख वाला कर रहे हैं? अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि फौरी तौर पे जो फ्लड अभी आया वो भी 37 साल के बाद आया, जो वो हमारे इंडिया के अंदर थीन डैम बना, उसके बाद से रावी ने कभी भी इतना फ्लड एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ये भी एक एक्सेप्शनल हाई फ्लड आया है रावी का। दिस इज नॉट अ नॉर्मल फ्लड इन रावी। जब से डैम बना है 37 ईयर्स के बाद ये, और 37 ईयर्स से पहले भी, यानी कि 1988 का फ्लड लास्ट था, उसके बाद 2000 के अंदर डैम बन गया, ऑपरेशनल हो गया डैम, और उसके बाद अब 2025 लाइक ये 37 ईयर का एरिया पैटर्न है जिसके अंदर ये फ्लड आया था। और जल्दी हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हैं कि इतना जी, इसलिए हम सबसे पहले हमने कहा कि हमने जो लैंड एक्वायर करनी है, हमने जो अपने वर्क डन करने हैं, हम बाकी तो हाइट इंक्रीज करनी है ना। स्टार्ट करना एक प्रोजेक्ट को डिफिकल्ट होता है, उसके बाद उसकी कैपेसिटी इनहेंस करना इज नॉट अ मेजर टास्क फॉर अस। हम इसको डिज़ाइन ही हमने इस तरह किया है, इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, कि एक बार ये पहले प्रिलिमिनरी बंद बनेंगे हमारे, इसके बाद इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, फिर साथ साथ इसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो कब तक मुकम्मल हो जाएगा जो कि 2.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने के काबिल हो जाएगा? क्या इसको कई साल लगेंगे या चंद माह के अंदर ये पूरा हो सकता है? नहीं, इसके ऊपर तो हमारी डायरेक्शंस भी हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस भी हैं, हमारे सीओ साहब का भी इसके ऊपर हम बिल्कुल डेली बेसिस के ऊपर इसकी प्रोग्रेस मॉनिटर होती है। तो हमारा टारगेट तो ये है कि नेक्स्ट मानसून से पहले हम जितना ज़्यादा अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं वो करें। हमारे पास सालों का टाइम नहीं है, ये तो जस्ट हम मंथ के अंदर इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि नेक्स्ट फ्लड से पहले हम इसको कितने किलोमीटर तक हो सकता है? कि अगर 46 किलोमीटर तक हमारा टारगेट है तो क्या 50% इसके अंदर ऊपर मोर देन 50% होगा। ऊपर जो फेज 1 है हमारा रेलवे ब्रिज तक, लाइक साइफन से लेके रेलवे ब्रिज तक का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, और नीचे हमारा है कि M2 से लेके आगे जो मैक्सिमम हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं 19 तक 20 तक ये कंप्लीट हो जाए हमारा। नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर हमारा 50% से ज़्यादा हमारा टारगेट ये है कि हम इससे ज़्यादा अवेलेबल और मतलब कि जो भी रिसोर्स हैं उनके साथ हम मैक्सिमम आउटपुट दें। इंजीनियरिंग एंड से इसके ऊपर किसी किस्म की कोई वो पेंडिंग नहीं है, कोई ड्राइंग हमारी पेंडिंग नहीं, कोई PC1 एस्टीमेट्स, जितने भी हमारी ये टेबल के वर्क थे वो हम करके इसको एग्जीक्यूशन में हम करते हैं। जिन सोसाइटीज़ के अंदर बड़े बड़े नाम आए, इस साल सैलाब आया, जी, थीम पार्क का नाम ले लेते हैं, इस तरह की सोसाइटीज़ में क्या अगले साल ये महफूज रह सकेंगी या नहीं रह सकेंगी? इसके अंदर ये कि इंशाल्लाह ताला अगर इनके सामने एम्बैंकमेंट बन जाती है, और ये कुछ हमारे मामला तो होते हैं कि लाइक हमारे अगर लैंड अवेलेबल है उसके ऊपर अगर एम्बैंकमेंट बन जाता है तो वहाँ फ्लड से बिल्कुल महफूज रहेगी। अगर वो हमारे क्लियर रहती हैं चीज़ें तो उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं जिनका तबाही हो गई इस साल, वो कंस्ट्रक्शन आराम से कर सकते हैं कि अगले साल भी इनको डर लगा रहेगा कि अगर यहाँ पर बैंक ना बना तो? नहीं, हमारे प्लान के मुताबिक तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी, एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं और इस एरिया को सेव करना है। इसके अंदर ये कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलके कॉपरेशन के साथ ही चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि इसको हम कंप्लीट करेंगे इस फ्लड से पहले। अच्छा, ये जो झील बनने जा रही है, अभी आपने बात की, यहाँ पर झील बना के और वाटर को स्टोर किया जाएगा, कि स्टोरेज कैपेसिटी हमारी कितनी ज़्यादा होने वाली है? क्या इतना हो सकता है कि पूरे लाहौर की जो पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है? इतनी बड़ी झील होगी या फिर? हाँ जी, इसकी हमने एक स्टडीज़ करवाई हैं, हमने इसको ना वाटर बैलेंस के साथ इसको इक्वेट किया हुआ है कि लाइक जो रूडा की वजह से नई आबादी आएगी
उस झील की वजह से कम लाहौर का ग्राउंड वाटर मजीद रूडा की आबादी की वजह से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, वो कैसे? वो हमने कहा कि जो झील बनेगी वो वाटर स्टोर होगा, वाटर स्टोर से जो वाटर सीपीज होगी ग्राउंड वाटर के अंदर, अच्छा, वो यानी कि नीचे वेल बनाई जाएंगी और वेल थ्रू वेल जी। और दूसरा हमारा है कि हम एक सरफेस ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बनाएंगे, उस झील से पंप करके पानी को ट्रीट करके वो भी पहुंचाएंगे। तो इस तरह हमारे प्लान्स हैं कि हम ग्राउंड वाटर के ऊपर मिनिमम हम अब अपना रिलाई करना चाह रहे हैं कि जैसे आम लाहौर के अंदर हर बंदे ने पंप लगाया है, चल रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, तो रूडा का ये प्लान है अब अपना एक बैलेंस इक्वेशन के साथ चलेंगे। क्या ग्राउंड वाटर इतना रहने का टारगेट है या इसको बढ़ाया जाएगा? ये बढ़ेगा। जाहिर बात है, एक बार जब झील बन जाती है उसके बाद वाटर सीप होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम सरफेस ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगा रहे हैं, साफ पानी भी मुहैया करेंगे लोगों को, तो इसके साथ साथ वो टाइम लगेगा। फिर जब हमारी ग्राउंड वाटर की सेक्शन कंट्रोल हो जाएगी तो उसके बाद ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि आज से चंद साल बाद हम मुंतज़िर रहा करेंगे कि किसी तरह बहुत ज़्यादा सैलाबी रेला गुजरे यहाँ से और हम पानी को किसी तरह से पकड़ लें, उसको स्टोर कर लें और उसके बाद ज़मीन के अंदर अपना वाटर लेवल इंक्रीज़ करने के लिए उसको बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर हमारी बिल्कुल स्टडीज़ हैं और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। तो ये सारी प्रॉपर स्टडीज़ के बाद ये सारे बिल्कुल। चलिए जी, एहसन अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे भी। और इसी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम में हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की, हमने रूडा क्या क्या काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसके ऊपर एक प्रॉपर बात की। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।